वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम बैक। ओके। तो अभी हम सीआईटी रिवाइज करने लगे हैं। सीआईटी में आप लोग बेहतर है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी ओवरऑल हम एक डिस्कशन भी कर लेते हैं सीआईटी में कि क्या क्या होता है। और बाकी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को समझ अच्छी आएगी। ओके बेटा, अभी लेक्चर अपलोड हो रहा है, शो हो जाता है। ओके बेटा, ये जो एक डायग्राम है ना, इसके ऊपर मैंने आपको कल वीडियो की शेयर की थी। इस पूरी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रही थी। ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, इसके अंदर मेनली 5 प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप कोई चीज़ ओरल कैविटी के अंदर लेके जाते हैं, उसको कहा जाता है इंजेशन। इंजेशन, अगर कोई भी चीज़ आप ओरल कैविटी के अंदर ले रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। अब जो इंजेशन होती है ना, उसके बाद दो प्रोसेस, उसके बाद होती है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर दो तरह से डाइजेशन हो रही होती है। अब ये जो डाइजेशन है ये बेटा दो तरह से हो रही होती है। वन इज केमिकल डाइजेशन एंड अदर वन इज मैकेनिकल डाइजेशन। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये केमिकल ब्रेक डाउन है, ये मैकेनिकल ब्रेक डाउन है। केमिकल डाइजेशन कह देंगे तो भी ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन कह देंगे तो भी ठीक है। डाइजेशन के बाद होता है ये प्रपल्शन। प्रपल्शन के बाद अब्जॉर्प्शन होती है, और फिफ्थ वन जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एलिमिनेशन। अब हमने बात की है इंजेक्शन की। सबसे पहला काम क्या होता है कि इंजेक्शन। इंजेक्शन में कोई भी चीज़ आप ओरल कैविटी के अंदर लेके जाते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर लेके जाते हैं, चाहे वो कोई ईटिंग की हो चीज़ें, कोई आपने पानी लिया है, कोई आपने सॉफ्ट ड्रिंक लिया है, कोल्ड ड्रिंक लिया है, वाट एवर कोई भी चीज़ लिया है जो कि ओरल कैविटी का हिस्सा बन रही है, उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहा जाता है। दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन का। अब डाइजेशन के अंदर केमिकल डाइजेशन आती है और मैकेनिकल डाइजेशन आती है। अब जो मैकेनिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन, अदर प्रोसेस मॉस्टिकेशन, अदर प्रोसेस ऑफ चीविंग। अब ये जो मास्टिकेशन, ये प्रोसेस ऑफ चीविंग होता है, इसमें जो फूड होता है उसको स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन किया जा रहा होता है। स्मॉल पीसेस के अंदर इसलिए ब्रेक डाउन किया जा रहा होता है ताकि वो इजीली, या उसको डाइजेस्टिबल बनाया जा रहा होता है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। गॉट इट। दूसरी जो प्रोसेस हो रहा होता है दैट इज केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि स्लेवरी अमाइलेज सिक्रीट हो रहा होता है। स्लेवरी ग्लैंड स्लेवरी अमाइलेज को सिक्रीट कर रहे होते हैं, और वो मजीद इसकी ब्रेक डाउन करवा रहा होता है बाय द इंजाइम, या इंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। ओके।
दो चीज़ें हो गई, इंजेक्शन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया। तीसरा होता है प्रोपल्शन। अब ये जो फूड आपने केमिकल कुछ की डाइजेशन हो गई है या मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गई है, उसने बनना होता है बोलस। अब ये जो बोलस है इसने मूव करना होता है अलॉन्ग एलिमेंट्री ट्रैक। अब जैसे ही एसोफेगस के अंदर जाएगा, ओरल कैविटी से डाउनवर्ड मूव करेगा, तो वहाँ पे सफिंटर प्रेजेंट होते हैं। लोअर एसोफिगल सफिंटर पड़ा होता है, अपर एसोफिगल सफिंटर पड़ा होता है। तो खाना जैसे ही सफिंटर क्रॉस करेगा तो ये एक वेव लाइक मूवमेंट जनरेट करवाएगा। उस वेव लाइक मूवमेंट को पेरास्टाल्टिक मूवमेंट भी कहा जाता है, प्रोपल्शन भी कहा जाता है। और ये खाना प्रोपेल होने के बाद कार्डिक सफिंटर तक जाएगा, कार्डिक सफिंटर ओपन होएगा, ओपन होने के बाद खाना स्टमक के अंदर चला जाता है। स्टमक के अंदर अगेन इसकी अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। अब्जॉर्प्शन के साथ साथ सर्टेन इंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिनके अंदर मेनली HCl है, इसके अलावा गैस्ट्रन है, सेक्रीटन है। ये सारे रिलीज होने के बाद उसके ऊपर एक्ट करेंगे और खाने को मजीद ब्रेक डाउन में कन्वर्ट करवा देंगे। उसके बाद पाइलोरिक सफिंटर ओपन होता है। पाइलोरिक सफिंटर ओपन होने के रिजल्ट में जो खाना होता है वो स्टमक से डाउनवर्ड इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। पाइलोरिक सफिंटर ओपन होने के रिजल्ट में खाना इंटेस्टाइन के अंदर मूव करता है। इंटेस्टाइन के अंदर अगेन सेक्रीशन आ रही होती हैं। अब ये जो सेक्रीशंस है ये कहाँ से आती हैं? ये लीवर से आ रही होती हैं, पेंक्रियाज से आ रही होती हैं और गॉल ब्लेडर के अंदर आ रही होती हैं, गॉल ब्लेडर से आ रही होती हैं। वहाँ पे हेपेटो पेंक्रियाटिक सफिंटर पड़ा होता है जो इनकी सेक्रीशन को कंट्रोल करा रहा होता है। जैसे ही खाना इंटेस्टाइन के अंदर मूव करेगा तो ड्यूडिनल पेपला के थ्रू ये ड्यूडिनल इम्प्यूला पड़ा होता है। हेपेटो पेंक्रियाटिक सफिंटर ओपन होएगा या रिलैक्स होएगा। रिलैक्स होने के रिजल्ट में वो जो सेक्रीशन पेंक्रियाज से आ रही थी, वो जो सेक्रीशन लीवर से आ रही थी, वो सेक्रीशन जो गॉल ब्लेडर से आ रही थी, वो ड्रेन हो जाएंगी इनटू द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में ड्रेन होने के बाद अगेन खाने की मजीद ब्रेक डाउन होएगी। उसके बाद उसकी अब्जॉर्प्शन होएगी। अब्जॉर्प्शन विलाई करवा रहे होते हैं, इंटेरोकाइनेज करवा रहा होता है, इंटेरोसाइट्स करवा रहे होते हैं। जैसे ही उसकी अब्जॉर्प्शन होएगी वो ब्लड का हिस्सा बनेगा। ब्लड का हिस्सा बनने के बाद टारगेट एरिया तक पहुंच जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको कि जैसे ही खाना जीआईटी के अंदर जाएगा ना, जीआईटी में अब्जॉर्ब होने के बाद ये लीवर के अंदर जाता है। लीवर इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर के अंदर जाएगा। लीवर इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा ताकि कोई वेस्ट मटेरियल, कोई ड्रग्स वगैरह, कोई अमोनिया वगैरह, कोई भी चीज़ें जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड का हिस्सा बनेंगे और रिक्वायर्ड एरिया तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब रिक्वायर्ड एरिया तक अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज टारगेट एरिया तक पहुंचेगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगी, इंसुलिन रिलीज होएगा। पेंक्रियाटिक आइलेट से या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन रिलीज होएगी। इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज को भेज देगी और जो प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा होता है उसको इनहिबिट करवा देती है। जो लिपोलाइसिस हो रही होती है उसको इनहिबिट करवा देती है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस इनहिबिट हो जाते हैं और जो ग्लूकोज होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है, प्रोटीन फैटी एसिड्स की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जहाँ पे जो चीज़, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होएगा वो यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद इलिमिनेशन होती है तो जीआईटी के अंदर अगेन वो सब्सटेंसेस जो कि नॉन डाइजेस्टिबल होते हैं, सेलुलोज हो सकता है, अदर मटेरियल्स हो सकते हैं जो कि डाइजेस्टिबल नहीं होते, तो वो एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर मूव करते जाते हैं और मूव करने के बाद एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर मूव करने के बाद एनल कैनाल का हिस्सा बनते हैं और एनल कैनाल से इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन ये इलिमिनेट हो जाते हैं। ओके ओके, स्लो बेटा हो जाते हैं। सर खाना बेटा खाना आपकी जीआईटी से अब्जॉर्ब हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में अब्जॉर्ब हो जाता है और वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ पे वो लिबरेट होना शुरू हो जाती हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस था डाइजेशन का कि खाना आप खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, जीआईटी का हिस्सा बनता है और एट द एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं।
अब जीआईटी के अंदर पहला वर्ड आप सुनेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होती है, एलिमेंट्री कैनाल भी उसे कहा जाता है, जीआईटी भी कहा जाता है, जीआई भी कहा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। पहला जो एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर चीज़ आती है वो आपकी ओरल कैविटी है, आप माउथ कह दें, ओरल कैविटी कह दें, उसके बाद फेरिंक्स आता है, देन एसोफेगस आता है, उसके बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और देन रेक्टम और एट द एंड एनल कैनाल आता है, ठीक है। ये 4 से 5 चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जीआईटी के, जिसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पेंक्रियाज होता है, लीवर और बाइल ट्रैक होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट accessory organs of the GIT tract या alimentary tract, तो you can write as 3 pairs of salivary gland, pancreas, liver and biliary tract, ये इसके accessory organs आते हैं। बेटा रिपीट क्या कर दूं? ओके, क्वेरी क्वेश्चन पूछ लेना बेटा, क्या रिपीट करना है, जल्दी बताएं, टाइम थोड़ा है। इसके अलावा अगर हम एलिमेंट्री ट्रैक की लेयर की बात करें तो इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। एडवेंटिशिया ये सरोसा कहा जाता है जो कि आउटर लेयर है। इसके अलावा मस्कुलर लेयर होती है, थर्ड सब मिकोजा प्रेजेंट होता है और देन मिकोजल लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में बताया है। ओके समझ आ गई, ओके वेल ठीक है। लेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो लेयर्स 4 तरह से होती है। एडवेंटिशिया होता है, मिडल मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, देन सब मिकोजा होता है और उसके बाद मिकोजल लाइनिंग होती हैं। अब जो एडवेंटिशिया ये सरोसा है, ये आउटर मोस्ट बेटा लेयर होती है। इसके अंदर लूज फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने जो अबडामिनल कैविटी है उसको कवर किया होता है, उसको कहा जाता है पेरिटोनियल कैविटी। बेटा मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं वो नोट्स देख के आपको बता रहा हूँ। ओके, आप अगर आप स्लाइड से पढ़ना चाहते हैं तो स्लाइड से पढ़ा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमने कर ली है। ये बेटा एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हमने बात कर ली। स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है और पेंक्रियाज होता है। इसके अलावा जीआईटी हालो ऑर्गन्स, ये ट्रैक होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, सेक्रीशन का बेटा बता देता हूँ। सेक्रीशन ओके, हम ये मूव करते जाते हैं, स्लाइड्स के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जो चीज़ें आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर कर देता हूँ। फाइव मीटर बेटा, जीआईटी की बात कर रहे हैं। सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है बेटा, 5 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, एक क्वेश्चन अभी तक पूछा आप लोगों ने, सेक्रीशन को रिपीट करना है, इसके अलावा बेटा क्या करना है? बेटा अब श्योर खत्म हो गया है, वो गली में था, पता नहीं क्या था।
ओके बेटा, सेक्रीशन से पहले हम तीन फेजेस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सेक्रीशन कैसे आ रही होती हैं। ओके, इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फेजेस भी पता है, फ्रिंजियल होती है, एसोफेगल होती है, उसके बाद लोअर या अपर एसोफेगल फेज होती है, सिगमेंटेशन, मास मूवमेंट, डेफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। स्लेवरी ग्लैंड्स के थ्री पेयर्स प्रोटर, सबलिंगुअल और मैंडिबुलर होते हैं। ये फेजेस की मैं बात कर रहा था कि फेजेस ऑफ सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक यूज, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको सेक्रीशन का भी पता चल जाएगा कि कौन सी फेज में क्या क्या सेक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। अब ये पहली फेज होती है, दैट इज सफेलिक फेज। इसे ओरल फेज भी कहा जाता है बेटा, सफेलिक फेज भी कहा जाता है। अगर कहीं पे ओरल फेज लिखा हुआ शो हो जाता है तो आप ये ना कहिएगा कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ये तो फेज है ही नहीं, ये सफेलिक फेज ही होती है। अब एक चीज और भी आप लोगों को मिक्स ना हो जाए कि जो स्वेलिंग की फेजेस हैं वो ओरल फेज है, फ्रिंजियल फेज है और इसोफेगल फेज है, याद रहेगा। और जो गैस्ट्रिक एसिड HCl की सेक्रीशन की फेज है वो सफेलिक फेज है, गैस्ट्रिक फेज है और इंटेस्टाइनल फेज है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज ना कर लीजिएगा। अब सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक यूज, क्वेश्चन वाज दैट के सेक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स क्या क्या हो रही होती हैं, यही था ना, सेक्रीशंस, ठीक है। पेप्सन और पेप्सिनोजन प्रोडक्शन, ओके। इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इनका एक्शन क्या होता है। बेटा जो पहली फेज होती है ना, फेज के साथ आप लोगों को इसकी सेक्रीशन बता देता हूँ कि पहली जो फेज होती है उसके अंदर होती है यस स्फेलिक फेज। स्फेलिक फेज में आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है, जैसे ही खाने की कोई स्मेल आएगी, खाना आपके सामने पड़ा होगा, तो ये एक रिफ्लेक्स ट्रिगर फेज होती है, रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाती है, उस रिफ्लेक्स के अंदर वेगस नर्व आती है। अब जो वेगस नर्व आती है वो कंट्रोल हो रही है थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। बेटा अगेन क्या बताना, फेजेस का ही बता रहा हूँ बेटा, फेजेस का बता रहा हूँ मैं। ओके, वेगस नर्व थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनिशिएट होती है। इनिशिएट कब होएगी, जब खाना आपको नजर आएगा, स्मेल आएगी, टेस्ट आएगा। इसके अलावा ये कंडीशनल और अनकंडीशनल भी होती है। कंडीशनल मतलब कि आपने स्पेसिफिक टाइम सेट किया हुआ है कि मैंने इस टाइम खाना खाना है, तो अगेन ये सलाइवा सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें आपके पास किसी भी टाइम खाना आया है तो दैट फेज विल बी एक्टिवेटेड। ये क्या करवाएगी, ये सलाइवा को सिक्रीट करवाना शुरू कर देगी। लेकिन अगर वेगल सप्लाई, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सप्लाई आ रही है, जैसे वेगस नर्व सप्लाई कर रही है, अगर उसको कट कर देते हैं तो ये फेज स्टॉप हो जाएगी। अब ये जो विगोटमी है, अगेन बता रहा हूँ, विगोटमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ वेगस नर्व, और इसके ऊपर एक एमसीक्यूज भी है, एमसीक्यूज में नहीं बताऊंगा आपको, और देखते हैं कि एमसीक्यूज कितने लोग ठीक करते हैं। अब जो लोग इस टाइम क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनकी बैड लक है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी वजह से सर्जिकली वेगस नर्व को रिमूव कर दिया गया है तो ये जो सेफेलिक फेज है ये इनिशिएट ही नहीं होगी। उसके बाद दूसरी जो फेज होती है वो गैस्ट्रिक फेज होती है। द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ड्यूरिंग इमोशनल स्टेट, अच्छा इसके अलावा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर हो जाती है, कोई इमोशनल स्टेट होती हैं, एंगर ज़्यादा आता है या कोई और इमोशनल स्टेट है जिसके अंदर जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो दैट फेज अगेन विल बी इनहिबिटेड।
उसमें भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं होती। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमें रोग लगा हुआ है, उनको भूख नहीं लग रही होती, या कोई एंजाइटी होती है, कोई डिप्रेशन होता है, टेंशन इंड्यूस होती है, तो उनको भूख क्यों नहीं लग रही होती है? बेसिकली कि उनकी जो गैस्ट्रिक मोबिलिटी है या गैस्ट्रिक एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाती है। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो ओवरकम कर लेता है टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। विगाटमी का बेटा ये बताया कि मैंने, अगर वेगस नर्व सर्जिकली कट कर लिया जाता है तो उस प्रोसीजर को विगाटमी कहा जाता है। अगर पेशेंट्स हैं उसकी विगाटमी कर दी गई है तो उसकी जो सेक्रीशन, गैस्ट्रिक सेक्रीशन की फेज है वो इनहिबिट हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरी जो फेज है उसको कहा जाता है गैस्ट्रिक फेज। अब ये गैस्ट्रिक फेज कब स्टिमुलेट होएगी? जब खाना मूव करेगा टूवर्ड्स इंटेस्टाइन। अब पहले खाना कहाँ था? आपकी ओरल कैविटी से स्टमक तक पहुंचा, उसके बाद स्टमक के अंदर जैसे ही आ जाता है तो गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट हो जाती है। अब गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है कि वहां पे इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पड़े होते हैं पाइलोरस के अंदर। पाइलोरस पार्ट है स्टमक का, तो उसके अंदर इंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पड़े होते हैं। बेटा प्रॉब्लम ये होएगी कि जो स्लेवरी अमाइलेज है वो प्रॉपरली सेक्रेट नहीं होएगा, वेगस नर्व की स्टिमुलेशन नहीं आएगी, और वो जो नॉर्मली स्लाइवा सेक्रेट हो रहा होता है वो स्लाइवा प्रॉपरली सेक्रेट नहीं होएगा, उसकी ओरल कैविटी ड्राई रहना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी फेज है गैस्ट्रिक फेज है। गैस्ट्रिक फेज में जैसे ही खाना स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक का पार्ट है पाइलोरस, वहां पे पड़े होते हैं इंटेरो एंडोक्राइन सेल। इसके अलावा ड्यूडी नाम से एक हार्मोन सेक्रेट होता है, दैट इज नोन एज गैस्ट्रन। अब जो ड्यूटीनम है ये गैस्ट्रन सेक्रेट करती है, कुछ बुक ये भी कहती है कि स्टमक से भी गैस्ट्रन सेक्रेट होता है। गैस्ट्रन सेक्रेट होने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनता है। ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है और वहां से गैस्ट्रिक जूसेस की रिलीज करवाता है, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करवाता है। और जो गैस्ट्रिक की सेक्रीशन है ये एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर इनहिबिट हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, और वो पीएच 1.5 है। अब बेटा एमसीक्यूज वेगस नर्व के रिलेटेड है, विगोटमी के रिलेटेड है। ठीक है। तो दूसरी फेज के अंदर हमने डिस्कस किया है कि जो गैस्ट्रिक फेज होती है इसमें पाइलोरस जो सफेंटर का एक पार्ट है वहां पे इंटेरो एंडोक्राइन सेल पड़े होते हैं, और उसके साथ ड्यूडिनम गैस्ट्रन को सेक्रेट करता है। गैस्ट्रन ब्लड के अंदर मूव करता है, मूव करने के बाद अगेन स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पड़े होते हैं, उनके ऊपर एक्ट करता है और वहां से गैस्ट्रिक की सक्रीशन को प्रोड्यूस करवाता है। अब जैसे ही गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होंगे तो उसके रिजल्ट में जो खाना है वो मजीद ब्रेक डाउन होएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद एक स्पेसिफिक पीएच गेन करेगा जो कि 1.5 है, उसके ऊपर इसकी सक्रीशन, गैस्ट्रन की सक्रीशन इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद पाइलोरिक सफिंटर ओपन होएगा, खाना इंटेस्टाइन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो खाना आ रहा होता है बेसिकली ये एसिडिक काइम होता है, इसके साथ HCl मिक्स्ड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही आता है ड्यूडिनम के अंदर आता है तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। उन दो हार्मोन का नाम है, एक का सेक्रेटन है और दूसरा CCK है। अब ये जो सेक्रेटन और CCK हैं बेसिकली ये इंटेस्टिनल मेकोजा से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इंटेस्टिनल मेकोजा के अंदर एंडोक्राइन सेल पड़े होते हैं, वो CCK और सेक्रेटन को रिलीज करवा रहे होते हैं। बेटा फिलहाल ये हम फेजेस कर लें, उसके बाद आप पूछिएगा कि स्वेलिंग फेज में क्या इंक्लूडेड है। ठीक है। एक चीज़ कंप्लीट करने दिया करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया करें। वेरी सॉरी। ठीक है।
अब ये जो चीज़ अगर मैं बता रहा था इसमें जो आप बाकी लोग सुन रहे हैं उनका रिदम खराब हो जाएगा। ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको स्वेलिंग फेज बता देता हूँ, ठीक है। इंटेस्टिनल फेज के बारे में हम बात कर रहे थे बेटा। इंटेस्टिनल फेज के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो हार्मोन सेक्रीट होते हैं, और दो हार्मोन सेक्रीट कहाँ से होते हैं, एंडोक्राइन सेल जो कि इंटेस्टिनल मेकोजा के में पड़े होते हैं वहां से। ओके बेटा, ये लें, स्लाइड्स में मूव हो गई, ठीक है। सेक्रीटन और सीसी के रिलीज होता है। सेक्रीटन और सीसी के क्या करते हैं, रिलीज होने के बाद जो गैस्ट्रिक जूस और जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उस दोनों को इनहिबिट करवा देते हैं, डिक्रीज करवा देते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि जो रिपीटेडली इस काइम स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा था वो स्लोली आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ड्यूडिनम के अंदर अगेन मिक्स होएगा। ड्यूडिनम में मिक्स होने के का और क्या फ़ायदा होएगा कि ड्यूडिनम के अंदर वो सेक्रीशंस जो कि लीवर से आ रही होती हैं, वो सेक्रीशंस जो कि गाल ब्लेडर से आ रही होती हैं, वो सेक्रीशंस जो पेंक्रियाज से आ रही होती हैं, वो हेपेटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करने के रिजल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएंगी, इन द फॉर्म ऑफ बाइल हो सकता है। अब जैसे ही वो सारी सेक्रीशंस या पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस बाइल एज वेल एज मूव करेगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जितने भी फैट कंटेंट थे उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, उनकी अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। जो फूड आपने लिया था वो फैट कंटेंट में था, वो कार्बोहाइड्रेट्स थे, वो प्रोटीन थे, तो मजीद उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। और फूड जो स्टमक के अंदर या आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर है वो मेनली डिपेंड कर रहा होता है कि आपने खाने में क्या लिया है। अगर आप प्रोटीनिक नेचर ले रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए स्टे करेगा, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 2 से 3 घंटे के लिए स्टे करते हैं, और उसके बाद ये मूव कर जाते हैं, ये अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने फैटी एसिड लिए हैं तो फैटी एसिड सबसे ज़्यादा स्टे कर रहे होती हैं, ठीक है। तो ये फेजेस थी, ये सेक्रेशन इस तरह हो रही होती है। अदर क्वेश्चन था विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द स्वेलिंग फेज। बेटा स्वेलिंग फेज है क्या बेसिकली, ये बताएं ज़रा। बेटा स्वेलिंग में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। स्वेलिंग या इसे डीग्लूटिनेशन भी कहा जाता है। स्वेलिंग के अंदर बेटा पहली जो फेज होती है ओरल फेज होती है, दूसरी फ्रेंजियल फेज होती है, और तीसरी एसोफेगल फेज होती है। जो चीविंग वाली ओरल फेज होती है ये वोलेंट्री होती है। यस डेफिनेटली बेटा यही है, ठीक है। ओरल जो फेज होती है इसको बेटा वोलेंट्री कहा जाता है, और बाकी फ्रेंजियल और एसोफेगल जो फेज होती हैं ये इनवोलेंट्री इन नेचर होती हैं। और जो फ्रेंजियल फेज होती है उसके अंदर बेटा जो स्वेलिंग सेंटर्स होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और स्वेलिंग सेंटर्स मिडल्ला के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और क्या क्वेरी है, और पूछें क्वेश्चन, उसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। क्यों रिपीट करवाना चाह रहे थे GIT। इसके अलावा स्टमक एसिड HCl के फंक्शंस हैं। HCl के फंक्शन आप लोगों को आने चाहिए। अगेन क्वेश्चन होएगा सेक्रीशन के बारे में भी MCQs है, HCl के फंक्शन के बारे में भी MCQs है। स्मॉल इंटेस्टाइन, हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला, हेपेटोपेंक्रियाटिक स्फिंक्टर के बारे में भी क्विज है। और बेटा क्वेश्चन जो हैं MCQs जो हैं वो सिनेरियो बेस्ड हैं, मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ।
कि सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हैं। पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये मिकोजा सब मिकोजा मस्कुलरस लेयर, ये हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन पूछें, जल्दी करें, जो चीज़ समझ नहीं आ रही। बेटा एमसीक्यूज़ के लिए मैं टाइम बढ़ा दूंगा, 1 आवर 15 मिनट्स कर दूंगा। 45 एमसीक्यूज़ हैं, वैसे जो रिकमेंडेड है वो 60 मिनट है, लेकिन मैं 1 आवर 10 या 15 मिनट कर दूंगा। बेटा डेफिनेटली नो, स्लाइड्स अगर करेंगे तो एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लेक्टियल्स, लेक्टियल्स क्या होते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ठीक है बेटा, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम बात करते हैं मिकोजा के अंदर, मिकोजा की बात करते हैं, अब आपको लेक्टियल्स मैं समझाता हूँ कि लेक्टियल्स बेसिकली होते क्या हैं। बेटा बुक मैंने आपको कहा था बुक से पढ़ना है। ठीक है बेटा, लेक्टियल्स आप सोचिएगा कि अगर हम मिकोजा की जब बात करते हैं ना, तो मिकोजा के अंदर परमानेंटली सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। अब ये जो सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं ये विलाई और माइक्रो विलाई की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटा, डेफिनेटली आप लोगों को पता है, लेकिन मैं इनको बता दूं कि लेक्टियल्स क्या होते हैं। अगेन बता रहा हूँ बेटा कि मिकोजा के अंदर ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिकोजा होता है उसके अंदर परमानेंटली सर्कुलर फोल्ड्स होती हैं। जो सर्कुलर परमानेंटली फोल्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है विलाई और माइक्रो विलाई। इसके अलावा उनको र्यूगी भी कहा जाता है। ओके, लिम्फेटिक वेसल, डेफिनेटली यस, ठीक है। अब ये जो विलाई या माइक्रो विलाई होते हैं ना, ये होती हैं स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और इनका जो डायमीटर होता है बेटा, ये 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है। अब ये जो माइक्रोमीटर्स होते हैं इनके बगैर ना कोलमनार एपिथेलियल सेल ने इनको कवर किया होता है, या आप ये भी कह सकती हैं कि इंटेरोसाइट्स होती हैं। इसके साथ और क्या चीज़ें होती हैं कि ये जैसे ही कॉलमनार एपिथेलियल इनको कवर कर लेते हैं तो उन कंडीशन को इनको इंटेरोसाइट्स कहा जाता है। अब जैसे फूड कंटेंट इनके साथ आता है तो ये इंटेरोसाइट्स उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब ये जो इंटेरोसाइट्स होते हैं ना, इसके साथ न्यूमरस लेम्फ वेसल्स भी बड़ी होती हैं। अब ये जो न्यूमरस लेम्फ वेसल्स होती हैं इनका क्या काम होता है, या आप ये कह दें कि लेम्फ कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? इंटेरोसाइट्स के साथ प्रेजेंट होती हैं। इंटेरोसाइट्स हमने किसको कहा है कि वो माइक्रोविलाई जिनको कॉलमनार एपिथेलियल सेल ने कवर किया होता है, उसके साथ लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स वहाँ से जा रहा है, ये जो फैट जा रही है उसको इन्होंने अब्जॉर्व कर लेना होता है। ये जो लेम्फ कैपिलरीज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको बेटा लेक्टियल्स कहा जाता है। अब ये फैट को भी ऑब्जर्व कर रही होती हैं, उनको मिल्की अपीयरेंस दे रही होती हैं। इसके अलावा स्मॉल उस एरिया के अंदर स्मॉल स्मॉल लेम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, जो कि 20 से लेके 50 इन नंबर्स होते हैं। और ये जो स्मॉल लेम्फ नोड्स होते हैं बेटा इंटेस्टाइन के अंदर, उनको सोलिटेटरी लिम्फेटिक फोलिकल्स भी कहा जाता है। अब ये जो लिम्फेटिक फोलिकल्स हैं जब ये लार्ज हो जाते हैं या लेम्फ नोड्स लार्ज होना शुरू हो जाते हैं तो उनको एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फोलिकल या पेयर पैचेस भी कहा जाता है। समझ आइए, तो जीआईटी के अंदर लेक्टियल्स की फॉर्म में पेयर पैचेस प्रेजेंट होती हैं
लैक्टियल्स की फॉर्म में सॉलिटरी लिम्फेटिक फोलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियल्स की फॉर्म में लिम्फ नोड प्रेजेंट होती हैं। एग्जैक्टली बेटा। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, इनका काम ये होता है कि कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल जा रहा है तो उसको इनगल्फ कर लेना। और लैक्टियल्स बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो कि फैट को एब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा कोई भी एंटीजन पैथोजन जा रहा होता है उसको इनगल्फिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह लैक्टियल्स बन रहे होते हैं और ये इनका फंक्शन होता है। इसके अलावा और कोई क्वेरी और क्वेश्चन पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कोई और क्वेश्चन। जीआईटी क्यों मुश्किल लग रही थी और क्या था इसके अंदर? मेक इट फास्ट। ओके, ओके बेटा, लैक्टियल से अगेन बता देता हूँ, सॉलिटरी और एग्रीगेटेड में क्या डिफरेंस है ये भी बेटा बता देता हूँ। बेटा पहली जो चीज़ है कि इनको सॉलिटरी क्यों कहा जाता है और पेयर पैचेस क्यों कहा जाता है। ओके, ठीक है, हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूला बता देता हूँ बेटा, हेपेटो पेंक्रियाटिक सफेंटर भी बता देता हूँ। अब ये जो लेम्फ नोड्स होते हैं ना, ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, न्यूमरस पाए जाते हैं, लेकिन इन इरेगुलर इंटरवल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना इरेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जो लेम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर 20 से लेके 50 लेम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्मॉलर लेम्फ नोड्स होते हैं ना बेटा, उनको सॉलिटरी लिम्फेटिक फोलिकल्स कहा जाता है। जो स्मॉलर लेम्फ नोड होते हैं जो कि इरेगुलर इंटरवल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उनको कहा जाता है सॉलिटरी लिम्फेटिक फोलिकल्स। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही डिस्टल एंड ऑफ इलियम आता है तो ये जो स्मॉलर होते हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लार्ज लेम्फ नोड्स। अब जैसे ये लार्ज लेम्फ नोड की तरफ कन्वर्ट होंगे तो ये लार्ज लिम्फेटिक टिश्यू बनाना शुरू कर देती हैं। अब ये जो लार्ज लिम्फेटिक टिश्यू होती हैं इनके अंदर डिफेंसिव सेल प्रेजेंट होती हैं, और ऐसी लार्ज लिम्फेटिक टिश्यू जो कि डिफेंसिव सेल्स कंटेन कर रही होती हैं उनको कहा जाता है एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फोलिकल। समझ आइए कि एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फोलिकल्स क्या होते हैं और सॉलिटरी लिम्फेटिक फोलिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, हेपेटोपेंक्रियाटिक्स। अच्छा, कैसे बनता है? ओके, ये भी बता देते हो बेटा, विलाई या माइक्रोविलाई। बेटा माइक्रोविलाई के अंदर सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। बेटा माइक्रोविलाई के अंदर हर चीज की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, चाहे वो फैट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, वट एवर जो भी आपने चीज़ें ली हैं, वो जो विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं, या इंटेरोसाइट्स अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जैसे इंटेरोसाइट्स अपना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जो भी चीज़ आके अटैच होएगी उसकी अब्जॉर्प्शन करवा लेंगे, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रही होती है। ओके, अदर क्वेश्चन। बेटा पहले तो ये बताएं कि हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला होता क्या है और कहाँ पे होता है, ताकि आप लोगों को मैं और ज़्यादा इजी करके समझा सकूं।
नहीं किसी को पता है हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला का। बेटा हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला या हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, ये बेसिकली जो पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है और कॉमन बाइल डक्ट आ रही होती है, जहाँ पे ये ज्वाइन कर रही होती हैं, उनको कहा जाता है हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला। और मेनली ये ड्यूटीनम के ऊपर आपस में एक यूनियन बनाती हैं, ज्वाइन करती हैं, इसलिए उनको हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला कहा जाता है। यह और इस दैट इज गार्डेड बाई हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर। और नो बेटा, हेपेटोपेंक्रियाटिक, यस बेटा, ड्यूडिनल पेपला के ऊपर लोकेट कर रहा होता है। एग्जैक्टली exactly बेटा, ये बिल्कुल सही है कि कॉमन बाइल डक्ट और जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है ना, ये दोनों जब ज्वाइन करती हैं या कि ड्यूडिनम के ऊपर ज्वाइन करती हैं, तो जैसे ही हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जब ड्यूडिनम के ऊपर जिस एरिया के अंदर ज्वाइन कर रही होती हैं, उनको कहा जाता है हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला। और दैट इज गार्डेड बाय ये ड्यूडिनल पेपला। और ड्यूडिनल पेपला अगेन होता क्या है कि ये बेसिकली मसल्स होती हैं, और मसल्स हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर के होते हैं, और ये हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर रिलैक्स होता है, जो सेक्रेशन होती है ड्यूडिनल पेपला के थ्रू ड्यूडिनम के अंदर चली जाती है। बेटा कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट के मिलने से बनता है। यस बेटा, इसको इम्प्यूला वेटर भी कहा जाता है, VATER। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। यह हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला भी कहा जाता है, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट भी कहा जाता है। ओके, वेरी गुड। इंट्रिंसिक फैक्टर के रिलेटेड भी एक MCQs है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर बेटा होता क्या है? बेटा आप लोगों ने जब स्टमक पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने कहा था कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होता है, ये पाइटल सेल सेक्रेट करवा रहे होते हैं। इसके ऊपर आप लोगों ने मेरा ख्याल है क्योंकि एनिमल के रिलेटेड भी कोई बात की थी, आई फॉरगेट दैट कि कहाँ से रिलीज हो रहा होता है। अब ये जो बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर्स है ना, ये बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और पाइटल सेल इसको सिक्रीट कर रहे होती हैं, और पाइटल सेल गैस्ट्रिक मुकोजा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये टर्मिनल इलियम से ना विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर अगर इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं प्रोड्यूस होएगा, या जो पाइटल सेल हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, या ग्लाइकोप्रोटीन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द पाइटल सेल, तो जो विटामिन B12 है उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होएगी। अगर विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में परनीशियस अनीमिया हो जाता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर के रिलेटेड अगेन एक MCQs है। बेटा हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, इम्प्यूला ऑफ वेटर भी इसे कहा जाता है, हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला कहा जाता है, या हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा और पूछिए, और क्या समझ नहीं आई? GIT बेटा क्वाइट इजी है, बस आप लोगों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ था। इंट्रिंसिक फैक्टर का बेटा बताना है। इंट्रिंसिक फैक्टर का हमने ये कहा है कि दैट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द पाइटल सेल,
अब ये पाराइटल सेल गैस्ट्रिक मिकोजा के अंदर पड़े होते हैं, ये मिकोजल लाइनिंग के साथ होते हैं, और ये काम क्या करता है कि टर्मिनल इलियम से विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करवाता है। और अगर किसी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होएगा तो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होएगी। जब विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। बेटा हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला ऑफ बैटर कहा जाता है इसको, यह हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट भी कहा जाता है। हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, इम्प्यूला ऑफ बैटर या ड्यूडिनल पेपला। बेटा पाराइटल सेल, बेटा पाराइटल सेल जो जीआईटी की लाइनिंग होती हैं, जो स्टमक का जो मिकोजा होता है या गैस्ट्रिक मिकोजा होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ये सिक्रीट करवा रहे होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पेप्सिनोजन की प्रोडक्शन। बेटा ये बताएं कि पेप्सिनोजन ज़रूरी क्यों है। अच्छा चले मैं बता देता हूँ इसकी कि प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, होता क्यों ज़रूरी है। बेटा पेप्सिनोजन चीफ सेल्स रिलीज़ करा रहे होते हैं, और ये एक्टिवेट तब होएगा जब HCl सिक्रीट होता है। अब HCl जैसे स्टमक लाइनिंग के साथ अटैच होता है ना, तो दैट विल एक्टिवेट द चीफ सेल, और चीफ सेल पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं। जैसे ये प्रोड्यूस हो जाता है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सन, और पेप्सन जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा रहा होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब जो पेप्सिनोजन होता है, ये पेप्सन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको भी पेप्सिनो, हाँ आई थिंक पेप्सन का लिखा हुआ था किसी बुक में, मैंने देखा था कि जो पेप्सन है ना उसको इनएक्टिव फॉर्म में जब होता है तो उसको पेप्सिनोजन कहा जाता है, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन ये कंफर्म है कि जैसे ही HCl सेक्रीट होता है, HCl स्टमक लाइनिंग के साथ जैसे ही अटैच होएगा तो ये ट्रिगर करता है और पेप्सिनोजन सेक्रीट होना शुरू हो जाता है। बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में हमने ये डिस्कस किया है कि ये पाराइटल सेल प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के स्टमक के अंदर, वहाँ से ये सिक्रीट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, और इसने B12 की अब्जॉर्प्शन करवानी होती है। बेटा पेप्सन से ये एक्टिवेट हो जाता है एग्जैक्टली, पेप्सिनोजन इज इन एक्टिव फॉर्म एग्जैक्टली।
बेटा बेसिकली ये होता है कि जो गैस्ट्रिक सेल होते हैं ना, ये पेप्सन को सिक्रीट करते हैं एज एन एक्टिव फॉर्म, और उसको कहा जाता है पेप्सिनोजेन। आई थिंक जो मैंने पढ़ा था, जो मुझे लग रहा है। और उसके बाद ये जो पेप्सिनोजेन है, ये ट्रिगर कब होएगा, जब HCl की सिक्रीशंस स्टमक की लाइनिंग को ट्रिगर करती हैं, स्टमक की लाइनिंग के साथ जैसे ही आती हैं। और दूसरा इसकी पीएच के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ये जो जब HCl की पीएच 1 से लेके 2 होती है, 1.5 से आई थिंक 2 होती है, या 1 से लेके 2 होती है, या 2.5 होती है, तो तब भी ये पेप्सन को एक्टिवेशन करवा देता है। ओके बेटा, लैक्टियल्स दोबारा बता देता हूँ। बेटा लैक्टियल्स ये होते हैं कि जो इंटेस्टाइन है, ओके बेटा, एक मिनट दे दे मुझे। ये लैक्टियल्स मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। एंड और एक्सोक्राइन पेंक्रियाज भी बता देता हूँ। बेटा लैक्टियल्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जो कि इंटेरोसाइट्स के साथ प्रेजेंट होती हैं, उनको कहा जाता है लैक्टियल्स। और मेनली ये फैट भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो लैम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं लैम्फेटिक टिश्यू के अंदर, लैम्फ वेसल्स बनती हैं। उसके बाद ये लैम्फ नोड के अंदर कन्वर्ट होती हैं, देन लैम्फेटिक टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। जब लैम्फेटिक नोड्स बनते हैं तो ये न्यूमरस अमाउंट में पाए जाते हैं, इरेगुलर इंटरवल के ऊपर। अगर वो स्मॉल अमाउंट में है, जो कि 20 से लेके 50 तक होती हैं, स्मॉल छोटे छोटे नोड्स हैं, तो उनको सॉलिटेटरी लिम्फेटिक वेसल्स का लिम्फेटिक फॉलिकल्स कहा जाता है। अगर लार्जर में कन्वर्ट हो गए हैं तो उनको पेयर पैचेस, एग्रीगेटेड पेयर पैचेस कहा जाता है। बेटा स्वेलमिंग की फेज मैंने कहा था, और आप जो स्टमक की फेजेस हैं उनको आपस में मर्ज नहीं करना आपने। अच्छा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्राइन पेंक्रियाज के बारे में क्वेश्चन ये है। बेटा पहली तो चीज़ ये है कि आप लोगों को पेंक्रियाज के बारे में पता होना चाहिए। और पेंक्रियाज का हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि राउंड अबाउट 60 ग्राम इसका वेट होता है। अब ये जो पेंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन से क्या लेते हैं बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम में जो मॉल्ट है, मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू है, बेसिकली स्टमक के अंदर जो लार्ज अमाउंट में लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनको एग्रीगेटेड पेयर पैचेस कहा जाता है। और बाकी जो GIT की लाइनिंग है वहाँ पे पड़े होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये काम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसकी इनगल्फिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फ़र्क है बेटा? एंडोक्राइन का क्या मतलब है और एक्सोक्राइन का क्या मतलब है? बेटा एक्सोक्राइन में ये होता है कि जो सेक्रीशंस हैं, अगर वो किसी डक्ट के थ्रू जा रही हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है, एक्सोक्राइन बिल्कुल सही है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि अगर सेक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू जा रही हैं तो उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन इन नेचर है। अगर बगैर किसी डक्ट के जा रही हैं तो उसको कहा जाता है ये एंडोक्राइन है। ठीक है, अब हम पेंक्रियाज की अगर बात करते हैं ना, तो पेंक्रियाज के अंदर ये एक्ट एज ए एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन कैसे करता है कि ये डायरेक्ट सेक्रीशन दे रहा होता है। अब ये जो बेटा डायरेक्ट सेक्रीशन आती हैं, ये आइलेट ऑफ लैंगरसेंस से आ रही होती हैं इन दी फॉर्म ऑफ इंसुलिन। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सेक्रीशन में वो डायरेक्ट जाके टारगेट एरिया को ट्रिगर करते हैं, उसको कहा जाता है एंडोक्राइनिक इन नेचर है। और एक्सोक्राइन का ये मतलब है
कि वो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आएंगी, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आएंगी, हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूला के अंदर आएंगी। उसके बाद जो हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूला है ये ड्यूडिनम के ऊपर ओपन होएगा, ड्यूडिनम के अंदर ओपन होएगा और दैट इज कंट्रोल्ड बाय हेपेटो पेंक्रियाटिक स्फिंक्टर। अगर इसी तरह कोई लिम्फेट किसी डक्ट के थ्रू अगर सेक्रेशन मूव करके टारगेट एरिया तक आ रही हैं तो उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन इन नेचर है। अगर डायरेक्टली ब्लड के अंदर मूव करके टारगेट एरिया तक आ रही होती हैं तो उसको कहा जाता है एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन में ये है कि वो सेक्रेशंस जो कि पेंक्रियाटिक आइलेट से आ रही होती हैं, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से आ रही होती हैं, जिनके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ये एंडोक्राइनिक के नेचर्स हैं। और वो सेक्रेशन जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट से आ रही होती हैं, हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूला से आ रही होती हैं, ड्यूडिनल एम्पला के अंदर इंटर हो रही होती हैं, या ड्यूडिनम के अंदर इंटर हो रही होती हैं, उनको कहा जाता है ये एक्सोक्राइन इन नेचर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? बेटा पहले ना जो जीआईटी के अंदर जो आप लोगों को मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं वो लिख लीजिएगा, किसी भी चैप्टर के अंदर जो मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं। लाइक अभी हमने सीवीएस में डिस्कस करना है, सीवीएस में कॉर्डी टेंडिन आई टेपरी मसल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह कल फ्राइडे वाले दिन हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने जब पढ़ रहे होते हैं ना, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप उसके नोट्स बनाएं कि ये क्वेश्चन पूछनी है, आप वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी रेदर देन कि हम एक ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक है, ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 9 AM। बाकी आप जो पढ़िएगा वो आप साथ में नोट कीजिएगा जो आपको क्वेश्चन मुश्किल लगता है, तो ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। श्योर। ओके, बाय बाय।